देखिए, हमने कल शुरू किया था प्रोकैरियोट जीनोम, है ना। कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि प्रोकैरियोट जीनोम पहले हमने देखा था कि जितने भी जीन होते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में, उसको जीनोम बोला था। जीनोम के दो पोर्शन हो गए, एक न्यूक्लियस का और एक ऑर्गेनिल का जीनोम हो गया, ठीक है। फिर हमने देखा जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स को हमने यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया में डिवाइड किया। हमने देखा कि प्रोकैरियोट जीनोम जो होता है उसमें सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, और वो डीएनए मॉलिक्यूल टोपोआइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में सुपर कॉइल डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कल मैं पढ़ा चुकी थी और सिर्फ आपको रिपीट करा रही हूँ। उसके बाद हमने देखा था कि एक्चुअली में जीनोम जो होता है वो न्यूक्लियोइड रीजन में होता है। ये न्यूक्लियोइड रीजन है जिसमें प्रोटीन कोर है और उसमें सुपर कॉइल डीएनए जो है वो इस तरह से लगे हुए हैं। ये इसका जीनोम होता है। और ये जो डीएनए है, डीएनए ही क्रोमोसोम बनाता है। बैक्टीरिया का क्रोमोसोम जो है वो डीएनए ही फॉर्म करता है, ठीक है। ये हमने देखा था कल। फिर हमने बात करी थी जीन की, ठीक है। अगर कोई एडमिट नहीं हो पा रहा तो मुझे बोल देना आप लोग। हाँ, देखते रहना, क्योंकि मैं यहाँ जो मैसेज आ रहा है वो तो कर रही हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने दूसरी बात शुरू करी थी कि जितने भी जीन होते हैं जनरली, हमने देखा कि डीएनए जो है वो क्रोमोसोम बना रहा है, क्योंकि क्रोमोसोम डीएनए के बने होते हैं केमिकली, ठीक है। मेरी आवाज और स्क्रीन दिख रही है? अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। तो जितने भी यस हमने, मैम। हाँ, जितने भी हमने मैम स्क्रीन दिख रही हमने है। अब देखो, ठीक है, थोड़ा जूम कर दिया अब, ठीक है। क्लियर आवाज नहीं आ रही? क्या बोल रहा हो? मैंने स्क्रीन जूम करके यहाँ ले आया, यस मैम आप दिख रही है। ठीक है। ये हमने अभी कल भी कर दिया था, आज भी आपको फिर से रिपीट कर दिया पहला वाला ये पॉइंट, ठीक। अब हम इस पे आ रहे हैं। ये पियर्सन की बुक है जेनेटिक्स की, ठीक है, जिससे आपको जीनोम पढ़ा रही हूँ मैं। पियर्सन की बुक है जेनेटिक्स। अब यहाँ पर हम आते हैं कि मेनली अगर हम बोले तो हमने देखा डीएनए जो है वो क्रोमोसोम फॉर्म करता है। तो जो बैक्टीरिया के जो जीन है, ऑलमोस्ट ऑल जीन जो है वो क्रोमोसोम पे रहते हैं। कुछ जीन अगर हम बात करें तो वो प्लाज्मिड पे होते हैं। प्लाज्मिड आपने पढ़ा ही है सभी ने कि ई कोलाई जब हम बैक्टीरिया देखते हैं तो उसमें एक मेन क्रोमोसोम होता है, उसके अलावा एडिशनल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जिनको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। तो लगभग सारे जीन उसके क्रोमोसोम पर रहते हैं, जो उसका मेन क्रोमोसोम या एसेंशियल क्रोमोसोम है। कुछ जीन जो होते हैं वो प्लाज्मिड पर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जीन जो होते हैं वो ओपेरॉन्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं। ओपेरॉन का मतलब होता है, ओपेरॉन में चार चार जीन होते हैं, प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, रेगुलेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन, जो ट्रांसक्रिप्शन का काम करते हैं, ठीक है। तो जीन जो है वो ओपेरॉन के फॉर्म में अरेंज होते हैं, या तो सिंगल कॉपी में, या लगभग 90% जो होते हैं डीएनए सीक्वेंस के बने। बाकी का जो 100 में से 90 हमने माइनस किया तो 10 बचा। तो बाकी के जो होते हैं, ये प्रोकैरियोट की बात हो रही है, बाकी के जो होते हैं वो नॉन कोडिंग होते हैं, या जिनको हम इंटरजेनिक डीएनए कहते हैं, ठीक है। 90% जो होंगे वो डीएनए सीक्वेंस से बने होंगे। बाकी बचे हुए यानी 90% आपके क्या होंगे, ओपेरॉन की तरह अरेंज हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं। बाकी के बचे हुए नॉन कोडिंग है। आपको नॉन कोडिंग डीएनए दिया हुआ है, इसलिए ध्यान में रखना दोनों में। बाकी के बचे हुए नॉन कोडिंग है, या हम उनको बोलते हैं इंटरजेनिक डीएनए। इंटरजेनिक डीएनए मतलब जीन के बीच में जो है। इस इंटरजेनिक डीएनए में कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंस होती है, जिसमें जिसमें इंक्लूड होती है ORI, यानी वहां पर रेप्लिकेशन का ओरिजिन होता है, ठीक है। अब मैं इसको डिटेल में बता रही हूँ, ये वाला पैरा, ये अभी आपको जस्ट आइडिया के लिए बताया था। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। ये यहाँ पर आते हैं, ठीक है। देख लेना, सबको स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ, अब देखिए, लास्ट पैरा पे चलेंगे। तो जितने भी जीन है बैक्टीरिया में, वो उसके दो तरह के क्रोमोसोम हो गए प्रोकैरियोट में। एक एसेंशियल हो गया, दूसरा नॉन एसेंशियल हो गया। नॉन एसेंशियल में प्लाज्मिड आ गए, एसेंशियल में जो हमने देखा था कि सुपर कॉइल्ड डीएनए हो गया था, न्यूक्लियोइड में है, प्रोटीन कोर है, वो एसेंशियल हो गया यानी मेन क्रोमोसोम हो गया। तो लगभग सारे जीन जो होते हैं बैक्टीरिया के बैक्टीरियल क्रोमोसोम में होते हैं। कुछ जीन जो होते हैं वो
एडिशनल जो पोर्शन होता है स्मॉल सर्कुलर डीएनए, जिनको हमने प्लाज्मिड बोला, उसमें प्रेजेंट होता है। और ये जो प्लाज्मिड होते हैं वो क्रोमोसोमल डीएनए के एडिशन में होते हैं, क्योंकि उनका सर्वाइवल पर कोई भी रोल नहीं होता। जिनका सर्वाइवल में रोल होता है वो उसके मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम होते हैं, जिनको हम एसेंशियल बोलते हैं। तो प्रोकैरियोट में दो तरह के पहले हो गए, एसेंशियल क्रोमोसोम हो गए जो उसका मेन पोर्शन है। इसके अलावा जो एडिशनल है, जो स्मॉल सर्कुलर डीएनए, उनको हमने प्लाज्मिड बोला। ठीक है, तो क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन पूरा देखना है अपने को, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है जीन का बैक्टीरियल क्रोमोसोम में, उसके लिए हमने एग्जांपल लिया है यू बैक्टीरिया लिया है, यानी आज के जो बैक्टीरिया है उसका एग्जांपल लिया, उसमें हमने ई कोलाई को लिया। तो लगभग सारे जीन जो है बैक्टीरियल क्रोमोसोम में, उसको हमने बेस्ट डिफाइन किया, कैरेक्टराइज किया है ई कोलाई में। ई कोलाई की अगर हम बात करें तो उसमें लगभग 4300 जीन है जो क्रोमोसोमल डीएनए कैरी कर रहा है उनको, और कैरी कर रहा है, और कितने बेस पेयर है, तो ये फैक्ट है जो ध्यान में रखना है, 4.6 मिलियन बेस पेयर। ठीक है, 4300 जीन और 4.6 मिलियन बेस पेयर्स। ठीक है, बीपी। अब हम आगे बात करते हैं, तो ये सारी सीक्वेंस जो है, क्या पोजीशन है जीन की, ये सब अपन डिटरमाइन कर चुके हैं। कुछ जीन हमने देखा वो कुछ फैमिलीज में अरेंज हो जाते हैं, जिनको ओपेरॉन बोलते हैं। ओपेरॉन जो होती है फंक्शनल यूनिट होती है प्रोकैरियोट्स की। इस ओपेरॉन के अंदर प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, रेगुलेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। ये चार जीन मिलकर ओपेरॉन बनाते हैं। तो ओपेरॉन जो है ट्रांसक्रिप्शन का काम करता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना। तो कुछ जीन जो है वो फैमिलीज में अरेंज हो जाते हैं, जिनको हम ओपेरॉन बोलते हैं, और वो फिर अपना फंक्शन करते हैं, जो मैंने अभी बताया, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का काम करते हैं। और इनका रेगुलेशन भी होता है, कब जीन को एक्सप्रेस होना है और कब नहीं होना। ठीक है, जब जीन को एक्सप्रेस नहीं होना तो ब्लॉक हो जाता है, स्ट्रक्चरल जीन का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और वो काम करना बंद कर देते हैं। 1 मिनट में यहाँ से आपको बता देती हूँ थोड़ा व्हाइट बोर्ड से, है ना, थोड़ा व्हाइट बोर्ड से ओपेरॉन के बारे में समझा देती हूँ। बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो जो जीन होते हैं एक्चुअली में, ये जीन जो है फैमिलीज के रूप में अरेंज हो जाते हैं, और वो क्या फॉर्म कर देते हैं, ओपेरॉन। ठीक है, ओपेरॉन जो होता है फंक्शनल यूनिट होता है, कभी आपने पढ़ा होगा, हो सकता है पहले रेगुलेशन जब पढ़ते हैं, जीन का एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, तब इनके बारे में बताया जाता है। तो इनमें जो होते हैं प्रमोटर जीन होते हैं, पी मतलब प्रमोटर जीन हो गए, रेगुलेटर जीन होते हैं, ऑपरेटर जीन होते हैं। इनकी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है, लेकिन अपने को ओपेरॉन अलग से नहीं है, इसलिए हम अभी इसको शॉर्ट में बता रहे हैं कि क्या क्या है। तो ओपेरॉन में प्रमोटर जीन हो गए, रेगुलेटर जीन हो गए, ऑपरेटर जीन हो गए, स्ट्रक्चरल जीन हो गए। ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ना, यही क्या करते हैं, मतलब यहाँ से इनका रास्ता जो होता है, आपने देखा होगा एंजाइम काम करते हैं किसी भी ट्रांसक्रिप्शन वगैरह में, तो क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं वही एमआरएनए, क्योंकि जीन जो है वो डीएनए के बने हुए, तो डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए से फिर क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ठीक है, ये काम करते हैं स्ट्रक्चरल जीन, लेकिन ये इन सबकी हेल्प लगती है। ठीक है, इन सबकी हेल्प लगती है, ये सारे जो है, जो आपने देखा प्रमोटर है, ऑपरेटर है, रेगुलेटर है, ये सब मिलकर काम करते हैं, और फिर स्ट्रक्चरल जीन जो है एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए से प्रोटीन। ठीक है, ये होता है। लेकिन अगर मान लो इनको एक्सप्रेस नहीं करना है स्ट्रक्चरल जीन को, तो यहाँ से इनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है स्ट्रक्चरल जीन का। तो इस तरह से ये ओपेरॉन जो है वो अपने, इनमें रेगुलेशन होता है। ठीक है, रेगुलेशन होता है जीन एक्सप्रेशन का, कि कब जीन को एक्सप्रेस होना है, एक्सप्रेस होना है तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा, एक्सप्रेस नहीं होना है तो यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा इनका रास्ता, और ब्लॉक हो जाएगा तो ये एमआरएनए नहीं बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा। तो इस तरह से बैक्टीरिया जो जीन होते हैं ई कोलाई के, वहां पर जीन जो होते हैं वो ओपेरॉन के फॉर्म में, फैमिलीज के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, जिनको हम ओपेरॉन बोलते हैं। ठीक है, जिनको हम ओपेरॉन बोलेंगे। अब आगे देखते हैं, यहाँ तो यहाँ हमने देखा कि ये जो है जीन वो एक फैमिलीज में अरेंज हो गए, जिसको हमने ओपेरॉन कहा, और फिर ये प्रोटीन को एनकोड करेंगे, अपना काम करेंगे, और इनका रेगुलेशन होगा। अदर जीन जो है
जो अगर हम बात करते हैं अदर जीन अकर एट रैंडम पोजीशन अलोंग द क्रोमोसोम, क्योंकि कुछ जीन तो फैमिलीज में अरेंज हो गए और अदर जीन जो है रैंडम पोजीशन पर अरेंज हो गए, जिनका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि आपको जीनोम ऑर्गेनाइजेशन भी है, इसीलिए अपन ये सारी बात कर रहे हैं जीन की, ठीक है। तो कुछ जीन फैमिलीज के रूप में अरेंज हो गए जिनको ओपेरॉन बोला। ओपेरॉन में हमने 4 तरह के जीन देख लिए जो प्रोटीन का ट्रांसलेशन करेंगे, रेगुलेशन होगा। अदर जीन जो है वो रैंडम पोजीशन पर होंगे जिनका कोई भी एपिरेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बहुत सारे जीन सिंगल कॉपी में रहते हैं, ठीक है। एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें क्लस्टर के रूप में भी ये होते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द जीन जो है वो सिंगल कॉपी में होंगे। और एक्सेप्शनल केस है जहां पर राइबोसोमल आरएनए की बात करते हैं, राइबोसोमल आरएनए जीन जो होते हैं वो 7 कॉपीज के क्लस्टर में होते हैं, ठीक है। अब हमने बात करी कि 90% जो डीएनए है बैक्टीरियल क्रोमोसोम का वो जीन से काउंट होगा 90%। तो 100 में से 90 माइनस गए, 10% बचा। बाकी 10% जो है वो इंटरजेनिक डीएनए है। इंटरजेनिक डीएनए का मतलब ये है, इंटर मतलब दो के बीच में, तो इंडिविजुअल जीन को जो सेपरेट करता है उसको हमने इंटरजेनिक डीएनए बोला, ठीक है। कुछ जो पार्ट है इंटरजेनिक डीएनए का वो इंपॉर्टेंट काम भी करता है, क्योंकि वहां पर ORI प्रेजेंट होता है, ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अदर इंटरजेनिक जो रीजन है वो डीएनए पैकेजिंग प्रोटीन में इन्वॉल्व होते हैं, डीएनए को पैक करने में जो प्रोटीन लगते हैं उसमें ये रीजन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये इनका पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। आवाज आ रही है मेरी? ये इनका इंटरनेट कनेक्शन, ये इनका ऑर्गेनाइजेशन है। एक बार फिर देख लेते हैं कि जो प्रोकैरियोट के जीनोम है, प्रोकैरियोट के जो जीनोम है बेसिकली हम देखते हैं ई कोलाई का एग्जांपल, तो हमने देखा ई कोलाई में 4300 जीन है और लगभग 4.6 मिलियन बेस पेयर है, ठीक है। हमने देखा कि कुछ जीन जो है वो फैमिलीज में अरेंज हो जाते हैं, उन फैमिलीज को हम ओपेरॉन बोलते हैं। तो मैंने अभी बोर्ड पे आपको बताया कि ओपेरॉन के अंदर भी प्रमोटर, ऑपरेटर, रेगुलेटर, स्ट्रक्चरल, ये इस तरह के जीन होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करते हैं। और कब इनको करना है तो वो काम करेंगे, कब नहीं करना तो एक्सप्रेस नहीं होंगे। ऑन और ऑफ प्रोसेस होती है ओपेरॉन में, तो इनका रेगुलेशन होता है। तो कुछ जीन फैमिलीज में अरेंज हो गए ओपेरॉन में, अदर जीन रैंडम पोजीशन पर है जिनका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मोस्ट ऑफ द जीन की अगर हमने बात करी तो सिंगल कॉपी में है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है राइबोसोमल आरएनए जीन का जिसमें 7 कॉपीज में क्लस्टर में रहते हैं, बाकी ये सिंगल कॉपी में रहते हैं। सिर्फ राइबोसोमल आरएनए जीन जो है वो 7 कॉपीज में रहता है, क्लस्टर में रहता है, ठीक है। अब हम जब जीन के परसेंटेज की बात करते हैं तो 100 में से 90% अगर हम बोले तो 90% डीएनए जो है वो जीन से अकाउंट रहता है। 90% डीएनए, 10% जो है वो इंटरजेनिक डीएनए हो गया। इंटरजेनिक डीएनए मतलब वो इंडिविजुअल जीन को सेपरेट करता है। इंटरजेनिक डीएनए वैसे तो कोडिंग का काम नहीं करेगा, हमने देखा नॉन कोडिंग है, लेकिन इनमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं इसका कुछ पोर्शन, और इंटरजेनिक डीएनए का कुछ पोर्शन जो है वहां पर ORI की लोकेशन प्रेजेंट होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है वहां पर। बाकी इंटरजेनिक रीजन जो होते हैं वो डीएनए पैकेजिंग प्रोटीन जो है उनके साथ इंटरेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये चीज पहले क्लियर हुई यहाँ तक की। ये ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा कि कैसे जीन अरेंज हो रहे हैं, ओपेरॉन में अरेंज हो रहे हैं, कुछ सिंगल कॉपीज में है, कुछ रैंडम है। फिर देखा हमने 100 में से 90% जो है वो जीएनए से, जीन से अकाउंट है, बाकी 10% जो है वो इंटरजेनिक डीएनए है। इंटरजेनिक का कुछ पोर्शन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की लोकेशन वहां रहती है वहां पर, ठीक है। बाकी ये डीएनए पैकेजिंग प्रोटीन में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ तक का क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं हम प्लाज्मिड के ऊपर। तो हमने देखा था कि बैक्टीरिया की बात करें हम, या बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमको 2 तरह के क्रोमोसोम मिलते हैं प्रोकैरियोट्स में। एक एसेंशियल मिलता है जो अभी हमने ऊपर देखा, जो उनके सर्वाइवल के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। दूसरा नॉन एसेंशियल होता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड एडिशनल होते हैं जो उनके सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी नहीं होते।
तो प्लाज्मिड जो होते हैं वो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है जो एडिशनल रहते हैं बैक्टीरियल मेन क्रोमोसोम यानी एसेंशियल क्रोमोसोम के अलावा जो रहते हैं उनको हमने प्लाज्मिड बोला। प्लाज्मिड जो होते हैं वो कुछ यूजफुल प्रॉपर्टी देते हैं, जैसे प्लाज्मिड के बहुत सारे टाइप होते हैं, नीचे आएगा। प्लाज्मिड के नाम से टाइप होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस प्लाज्मिड है, जैसे फर्टिलिटी प्लाज्मिड है, जैसे कोल प्लाज्मिड है, जैसे डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड है, ब्रिल्युएंस प्लाज्मिड है। तो इसी से इनका फंक्शन समझ में आ जाता है। रेजिस्टेंस प्लाज्मिड मतलब इनमें वो जीन होंगे जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस देते हैं, जैसे एम्पिसिलिन है। फर्टिलिटी के लिए जरूरत है, यानी कॉन्जुगेशन प्रोसेस जो होती है उसमें ट्रांसफर करते हैं जीन का, ठीक है। लेकिन कॉन्जुगेशन जो प्रोसेस होती है वो थोड़ा सा पार्ट प्ले करता है, बाकी जो इनमें होगी कॉन्जुगेशन को हम एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप मान सकते हैं, बाकी वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करते हैं। कोल प्लाज्मिड जो है उनमें कोलिसिन होता है जो बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। इस तरह से प्लाज्मिड जो होते हैं एडिशनल जरूर होते हैं, जो उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुछ यूजफुल प्रॉपर्टीज जो है वो देते हैं। प्लाज्मिड का खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। हमने देखा था बैक्टीरिया के एसेंशियल में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इंटरजेनिक डीएनए के अंदर होता है, अभी मैंने बताया था। यहाँ लेकिन प्लाज्मिड का अपना खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, इसलिए वो खुद ही रेप्लिकेट हो सकते हैं, ठीक है। कुछ प्लाज्मिड जो होते हैं उनमें रेप्लिकेटिव एंजाइम वो एनकोड करते हैं अपने आप में। कुछ प्लाज्मिड जो होते हैं वो होस्ट जीनोम से इंटीग्रेट हो जाते हैं, और जब ये होस्ट जीनोम से इंटीग्रेट होते हैं तो इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड को हम एपिसोम बोलते हैं, ठीक है। खुद का अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, एडिशनल है ये। हमने देखा कि इसके टाइप के अकॉर्डिंग हमने उनका फंक्शन देख लिया। कुछ जो होते हैं उनके पास खुद के रेप्लिकेटिव एंजाइम होंगे, कुछ होस्ट जीनोम से जाकर इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो प्लाज्मिड के बारे में थोड़ा सा आइडिया देना है कि बहुत सारे, लगभग सारे जीन बैक्टीरियल क्रोमोसोम में होते हैं, लेकिन कुछ जीन जो होते हैं वो प्लाज्मिड में भी होते हैं। प्लाज्मिड जो है प्रोकैरियोट का एडिशनल पोर्शन है जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अलावा वहां पर रहता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा चीज हमको देखनी है, इसलिए मैंने आगे बढ़ा दिया इसको। अब हम यहाँ पर आते हैं कि ये जो पोजीशन, जो चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको बताना ही है वहां पर हम फोकस करते हैं। तो ये दिख रही है स्क्रीन, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है। बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स, आपको जीनोम ऑर्गेनाइजेशन है, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन भी है। हम लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं जिसमें जीनोम ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की भी है। हायरार्की में हम पहले प्रोकैरियोट देखेंगे, फिर यूकैरियोट देखेंगे, इसलिए सारी चीजें एक साथ चल रही है। क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन भी इसी में कवर हो रहा है, और नॉन कोडिंग डीएनए भी। नॉन कोडिंग डीएनए प्रोकैरियोट में हमने देखा कि 100 में से 90% जो डीएनए वो जीन रखते हैं, बाकी 10% जो है वो इंटरजेनिक डीएनए है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स की। तो ट्रांसपोजोन्स का मतलब होता है ये वो सीक्वेंस होती हैं जो जंप कर सकती है, मूव कर सकती हैं। आपने सुना होगा जंपिंग जीन, इनके अलग अलग नाम है। हायर ऑर्गेनिज्म में हम इनको रिट्रो एलिमेंट भी बोलते हैं, हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट भी बोलते हैं, लेकिन इस केस में क्या बोलते हैं ये भी ध्यान में रखना है। प्रोकैरियोट के केस में हम इनको इंसर्शन सीक्वेंस बोलते हैं। तो पहली चीज ये ध्यान में रखना है कि ट्रांसपोजोन्स का मतलब ये होता है ऐसी सीक्वेंस, डीएनए की ऐसी सीक्वेंस जो मूव कर सकती है पूरे जीनोम में, ठीक है, मूव कर सकती है। तो ये दोनों में होते हैं, चाहे यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो। साथ ही साथ ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम में भी होते हैं, प्लाज्मिड में भी होते हैं, ठीक है। मूव करने वाली सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, और मूव करने वाली सीक्वेंस प्रोकैरियोट यूकैरियोट सब में होती है। क्रोमोसोम में यानी उनके मेन क्रोमोसोम एसेंशियल क्रोमोसोम में भी, और एडिशनल जो प्लाज्मिड है उन दोनों में होती है। अब ये जो मूव करते हैं उस प्रोसेस को हम ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, और ये ट्रांसपोजिशन जो है वो रिकॉम्बिनेशन यानी ट्रांसपोजिशन प्रोसेस होती है, या ट्रांसपोजोन जो प्रेजेंट होते हैं ना उन्हीं की वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है, और वेरिएशंस आते हैं, म्यूटेशन होते हैं, ये सब इनकी वजह से होता है। तो इन प्रोसेस को हमने ट्रांसपोजिशन बोला, और ये डिपेंड करती है कि क्या रिकॉम्बिनेशन होता है डीएनए सीक्वेंस में, ठीक है। ट्रांसपोजोन्स जो होते हैं ऑटोनोमस यूनिट है, और इनके पास एक एंजाइम होता है जिसको हम ट्रांसपोजेस बोलते हैं, जो अपना जो ट्रांसपोजिशन को कैटेलाइज करता है। पहले समझना है ट्रांसपोजोन क्या है। तो हमने देखा ट्रांसपोजोन्स का मतलब ऐसी डीएनए सीक्वेंस जो मूव कर सकती हैं,
ट्रांसपोजोन चाहे प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, सब में होती है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम में, प्लाज्मिड में, सब में होती है। और ये जो मूव करते हैं उस प्रोसेस को हम ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपोजोन ऑटोनोमस यूनिट है। इनके लिए एक एंजाइम इनके पास होता है जिसको हम ट्रांसपोजेज एंजाइम बोलते हैं, जो ट्रांसपोजिशन को कैटेलाइज करता है। ठीक है, अब हमने बहुत सारे ट्रांसपोजोन्स जो है वो देख लिए हैं, हायर एनिमल में, ईस्ट में, यूकैरियोट सब में देख लिया है, ईस्ट यूकैरियोट्स में आता है। तो सबसे पहले जो हमने आइडेंटिफाई किया था ट्रांसपोजोन को, उसका नाम था इंसर्शन सीक्वेंस। इंसर्शन सीक्वेंस यानी जिसको हम शॉर्ट में आईएस बोलते हैं, ये ऐसी मूविंग सीक्वेंस है जो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोट में हम मूविंग सीक्वेंस का नाम देते हैं इंसर्शन सीक्वेंस। ठीक है, इंसर्शन सीक्वेंस सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया था, ई कोलाई में है। और बहुत सेवरल टाइप के इंसर्शन सीक्वेंस जो हैं वो अब देखे जा चुके हैं, आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। और लगभग इनकी 10 कॉपीज जो है, as many as 10 copies of each may be present in bacterial genome. बैक्टीरियल जीनोम की बात करें तो 10 कॉपीज इनकी प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में। ठीक है, ट्रांसपोजिशन जो है रिलेटिवली इनफ्रीक्वेंट प्रोसेस अकरिंग ओनली एवरी 10 to the power 3 to 10 to the power 4 सेल डिविजन्स। ठीक है, इनफ्रीक्वेंट है क्योंकि मैंने बताया म्यूटेशंस जो है वो इन्हीं के थ्रू होते हैं, तो इनका इतना रेट होता है 10 to the power 3 to 10 to the power 4 सेल डिविजन्स में ये हो सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इंसर्शन सीक्वेंस जो होती है, आईएस सीक्वेंस जो होती है, क्योंकि हमने ट्रांसपोजोन को नाम दिया है आईएस सीक्वेंस बैक्टीरिया के केस में। अब आईएस सीक्वेंस जो होती है उनकी कुछ स्पेशल फीचर होते हैं, जैसे इनमें शॉर्ट इन्वर्टेड रिपीट होती है। अब डायग्राम से बता देते हैं। ये यहाँ पर अब देखो, सभी को ये दिख रहा है डायग्राम, ये डायग्राम दिख रहा है सबको? ये क्लियर हो रही है? स्क्रीन विजिबल है? आवाज नहीं आ रही किसी की? yes. हाँ, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आप देखो कि ये हम ट्रांसपोजोन्स की बात करें। ट्रांसपोजोन मतलब जो मूव हो सकते हैं, तो मूव होने वाली सीक्वेंस को हमने प्रोकैरियोट में एक नाम दिया। क्या नाम दिया हमने इनको? इंसर्शन सीक्वेंस। ये और ये इंसर्शन सीक्वेंस जो है उसकी खास बात ये होती है कि इसमें इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट होते हैं, एक एंड और दूसरे एंड में। ये यहाँ से शुरू करा हमने ACGATCAGG, ये इसमें है। अब इसका जस्ट उल्टा पढ़ोगे, यहाँ से शुरू करते हैं GGACTAGCA, वो यहाँ पर प्रेजेंट होगी, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स। तो इंसर्शन सीक्वेंस की खास बात ये होती है कि इनमें इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स होते हैं, और उनकी खास बात ये होती है कि ये मूव कर सकते हैं। तो इनके पास एक एंजाइम होता है, हमने अभी देखा, और वो एंजाइम कौन सा होता है? ट्रांसपोजेज। तो यहाँ दिया हुआ है ट्रांसपोजेज। तो ये एक इंसर्शन सीक्वेंस की पोजीशन आपको दी हुई है, जो लगभग 10 कॉपीज में हो सकते हैं। ठीक है, इन्हीं की वजह से म्यूटेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन इनकी वजह से होता है। तो अब हम यहाँ आगे देख रहे हैं, ये इंसर्शन सीक्वेंस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बता दिए गए। अब दूसरा जो डायग्राम है, यहाँ आपको दिखा है आईएस टारगेट सीक्वेंस। ठीक है, आईएस टारगेट सीक्वेंस मतलब ये आपको दे दी गई है इंसर्शन सीक्वेंस, ये वाली। इसकी टारगेट मतलब ये कहाँ मूव करेगा, तो इसके मूव करने वाली सीक्वेंस जो है, टारगेट सीक्वेंस जो है, वो ये है। अब क्योंकि ये मूव कर सकते हैं, तो अब यहाँ का ट्रांसपोजिशन मूवमेंट को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। तो इनका ट्रांसपोजिशन कहाँ हो रहा है? यहाँ से ये मूव कर गए यहाँ पर, इनके बीच में, इसलिए इनको बोला था हमने टारगेट सीक्वेंस। तो ये जो टारगेट सीक्वेंस है उसके बीच में जाकर ये वाली सीक्वेंस जो है वो मूव कर गई है। ठीक है, मूव करने के बाद इसने इसका डुप्लीकेशन कर दिया। जो टारगेट सीक्वेंस थी ना, क्योंकि ये इंसर्शन सीक्वेंस यहाँ से यहाँ मूव कर गई, और मूव करने के कारण इसने इनका डुप्लीकेशन कर दिया, तो इसलिए आपको बोला गया है डुप्लीकेटेड टारगेट सीक्वेंस। ये पहले एक थी, इसका मूवमेंट यहाँ हुआ, डबल हो गई, डुप्लीकेट हो गई, अब ये वापस अपनी जगह पे जाएगी। तो इसीलिए पहले ट्रांसपोजिशन इनटू जीन बोला, अब ट्रांसपोजिशन आउट ऑफ जीन बोला। ये
तो ये डुप्लीकेटेड टारगेट सीक्वेंस जो है वो यहाँ आ गई और इंसर्शन सीक्वेंस यहीं बची रही है। तो ये जो टारगेट सीक्वेंस है उसका डुप्लीकेशन हो गया। ये डुप्लीकेशन हो गया मतलब हमने अभी देखा था सीडोजीन, मतलब आपने अभी नहीं देखा है तो ध्यान में रखना है कि डुप्लीकेशन का मतलब कि डबल हो गई वो चीज, तो हो सकता है कि वो फंक्शन नहीं करे, नॉन फंक्शनल हो जाए। नॉन फंक्शनल हो जाए तो वो सीडोजीन की तरह भी काम कर सकती है, या डुप्लीकेशन के बाद डाइवर्जेंस हो सकता है। इसमें डाइवर्जेंस हो गया मतलब म्यूटेशन आ गया, ठीक है। तो इसलिए लास्ट लिखा है जीन म्यूटेशन बाय ट्रांसपोजिशन ऑफ इंसर्शन सीक्वेंस। इंसर्शन सीक्वेंस का ट्रांसपोजिशन होता है तो म्यूटेशन होता है। अब आप लोग फिर से इसको देख ले, ठीक है। हमने देखा आपको जीनोम ऑर्गेनाइजेशन है, हायरार्की है। हायरार्की मतलब हम प्रोकैरियोट का पहले जीनोम ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, फिर हम यूकैरियोट का देखेंगे। तो हमने प्रोकैरियोट का जब जीनोम देखा तो हमने देखा कि ई कोलाई का हमने एग्जांपल ले लिया, इसमें इतने जीन है, इतने बेस पेयर हैं। फिर हमने बोला 90% जो है वो डीएनए 90% डीएनए जीन से है, बाकी 10% इंटरजेनिक है। ये सब बताने के बाद हमने देखा कि कुछ सीक्वेंस चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट वो मूव कर सकती है। तो प्रोकैरियोट में जो मूव करने वाली सीक्वेंस है उनको हम बोलते हैं इंसर्शन सीक्वेंस। तो ये इंसर्शन सीक्वेंस का फीचर बताया गया है कि इंसर्शन सीक्वेंस में खास बात होती है कि उनमें इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स होते हैं। अगर 5' 3' पर ये सीक्वेंस है तो जस्ट इसकी उल्टी कहां पर होगी, लास्ट में होगी ये। तो इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट, तो ये पहली वाली आपको जो ये दिया हुआ है ये आईएस सीक्वेंस के बारे में बताया हुआ है। साथ ही साथ आईएस सीक्वेंस के पास एक एंजाइम होता है जिसको ट्रांसपोजेज बोलते हैं। ट्रांसपोजेज की वजह से ही इसमें मूवमेंट प्रोसेस कैटेलाइज होती है। तो ये पहली आपको चीज दी। अब ये क्यों हो रहे हैं, ये क्यों जरूरी है ये इंसर्शन सीक्वेंस, तो हमने बताया कि म्यूटेशन के लिए होते हैं ये। तो यहाँ आप देख रहे हो ये एक आईएस की टारगेट सीक्वेंस है, यानी इसका टारगेट कहाँ होगा, ये होगा। और ये इंसर्शन सीक्वेंस बता दी गई, पहले उसके फीचर बता दिए गए, अब एक सिंपल सी सीक्वेंस आपको बता दी गई ये। अब ये जाके इस पे अटैक करेगा और इस पे अटैक करने के बाद इसको डुप्लीकेट कर देगा, क्योंकि इसमें मूवमेंट की प्रोसेस की क्या है, इसमें मूवमेंट की कैपेबिलिटी है। तो यहाँ पर ये मूव कर गया और इसने क्या किया, इस टारगेट सीक्वेंस को डुप्लीकेट कर दिया। तो ये ट्रांसपोजिशन इनटू जीन हो गया। अब इसके बाद ये टारगेट सीक्वेंस डुप्लीकेशन इसके पास से हट गई, इसलिए इसको ट्रांसपोजिशन आउट ऑफ जीन बोला। तो ये जो इन्होंने काम किया है डुप्लीकेशन का इंसर्शन सीक्वेंस में, उसकी वजह से ही म्यूटेशन जो हो रहा है वो होता है। ये अब इसको आप देख लो, ये फर्स्ट आपको इंसर्शन सीक्वेंस बताया था ऊपर, उसकी सीक्वेंस बता दी थी। बाद में आपको देखा कि जीन म्यूटेशन जो है इंसर्शन सीक्वेंस के ट्रांसपोजिशन की वजह से जीन म्यूटेशन होता है। पहले ये चीज क्लियर हुई। ये हमारा प्रोकैरियोट का जीनोम ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा। इसमें से कुछ चीज पूछनी है, ठीक है। ये सब आपको लिखना है। अब हम की नोट पे आ जाते हैं। ये जो हमने लास्ट में पढ़ा ये सारा इसके बारे में है कि प्रोकैरियोट किससे बना होता है, कैसे डीएनए होते हैं, सारे जीन क्रोमोसोम में है, कुछ प्लाज्मिड में है। फिर हमने प्लाज्मिड के बारे में बता दिया, और प्लाज्मिड के बारे में बताने के बाद हमने ट्रांसपोसोम्स के बारे में बताया। आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में होते हैं। पुराने बैक्टीरिया को आर्की बोलते हैं, नए को यू बैक्टीरिया बोलते हैं। तो हमने जीनोम ऑर्गेनाइजेशन में यू बैक्टीरिया का एग्जांपल लिया है, ई कोलाई से हमने देखा, हमने पूरे जीन देखे और सब उसके बारे में देखा। तो ये क्लियर हुआ, ये भी आपके सामने है। ट्रांसपोसोम्स देखे फिर हमने, ये पूरा हमने जीनोम ऑर्गेनाइजेशन उनका पूरा देख लिया, कौन कौन से होते हैं, उसमें नॉन कोडिंग कौन सा होता है, ये क्लियर हुआ। आगे बढ़े हम कि इसमें से कुछ पूछना है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन जीनोम की, ठीक है। हम जीनोम ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, पहले हमने प्रोकैरियोट का देख लिया,
अब हम यूकेरियोट में सीधे किसका एग्जांपल ले रहे हैं, ह्यूमन का एग्जांपल ले रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन ही सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो सीधे हमने किसका देख लिया, यूकेरियोट में ह्यूमन का। और हायरार्की भी आपकी, पहले आप बैक्टीरिया का बता देंगे और फिर ह्यूमन का बता देंगे। तो दोनों रिलेटेड है, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन और हायरार्की इन ऑर्गेनाइजेशन प्लस क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन और नॉन कोडिंग डीएनए, ये चारों टॉपिक अपने साथ चल रहे हैं। तो हम ह्यूमन जीनोम की बात करते हैं। तो ह्यूमन जीनोम जो है वो 3 बिलियन बेस पेयर लॉन्ग है, 3 बिलियन बेस पेयर, और लगभग 30,000 अप्रोक्सीमेटली अपन बात करें तो 30,000 जीन जो है वो 23 पेयर में जो रहते हैं क्रोमोसोम, टोटल 46 पेयर में बात करें तो 23, तो 30,000 जीन जो है वो वन सेट में रहते हैं 23 क्रोमोसोम में। अब मैं आपको पहले ये जो एक्स्ट्रा जेनिक वगैरह है ये एक चार्ट के फॉर्म में बता दूं, हमको इसमें जीनोम ऑर्गेनाइजेशन आपको पूरा बता रहे हो यहाँ। अब मुझे बताना कि ये पहले दिख रहा है या नहीं, इसको थोड़ा सा अपन एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। अब ये चार्ट आपको दिख रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा जीनोम ऑर्गेनाइजेशन है यूकेरियोट्स का, जिसमें हमने ह्यूमन का एग्जांपल लिया। तो पहले ये चार्ट सबको दिख रहा है, ये चार्ट समझा देती हूँ, इसका फिर अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ह्यूमन जीनोम 3 बिलियन बीपी, मैं यहाँ से बोलती भी जा रही हूँ कि जो चीज नहीं क्लियर होंगी। ह्यूमन जीनोम लगभग 3 बिलियन बीपी है, 30,000 जीन है। इसको हमने 2 में डिवाइड किया है। एक जीन और जीन रिलेटेड सीक्वेंस 100 में से माइनस करोगे 20 to 30%, बचेगा 70 to 80%। तो जो जीन और जीन रिलेटेड सीक्वेंस से बना है वो 20 से 30% है, और जो बाकी बचा हुआ है उसको हमने बोला एक्स्ट्रा जेनिक डीएनए, मतलब वो जीन और जीन रिलेटेड सीक्वेंस का बना नहीं होगा, इसीलिए हमने उसका बोला एक्स्ट्रा जेनिक डीएनए, जो लगभग कितना होता है 70 to 80%। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जीन और जीन रिलेटेड सीक्वेंसेस को हम फिर 2 में डिवाइड करते हैं। एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस होगा जो कोड नहीं करेगा, किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व वो नहीं होगा, वो रहता है लगभग 90% से ज्यादा। और कोडिंग सीक्वेंस जो रहती है वो 10% से कम होती है। कोडिंग सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस होती है जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोड करती है, जहां ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है उनको हम कोडिंग सीक्वेंस बोलते हैं। तो हमारी जीन और जीन रिलेटेड सीक्वेंस 20 to 30% होती है। अब इन दोनों के लिए ये 100 हो गया, ठीक है ना, ये दोनों के लिए ये 100 हो गया। तो 100 में से ग्रेटर देन 90% नॉन कोडिंग सीक्वेंस हो गया, लेस देन 10% कोडिंग सीक्वेंस हो गया। ये सभी को दिख रहा है चार्ट। अब आगे बढ़ते हैं। नॉन कोडिंग के अंदर हमने 3 पार्ट रखे हैं, और वो है इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स वो होते हैं जो कोड नहीं करते, इंटरवेनिंग सीक्वेंस होते हैं। कोडिंग जीन के अंदर 2 तरह के सीक्वेंस होते हैं, एक एक्सॉन होता है, एक इंट्रॉन होता है। एक्सॉन कोड करता है, इंट्रॉन इंटरवेनिक सीक्वेंस है। तो हम इंट्रॉन को अलग कर देते हैं। इंट्रॉन को अलग करने वाली प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग से हम इंट्रॉन को अलग कर देते हैं। तो इंट्रॉन आ गया। प्रमोटर्स, आपको पता है कि प्रमोटर से ही शुरुआत होती है, तो वो कोड नहीं करेंगे। लीडर ट्रेलर ऐसी सीक्वेंस होती है जो ट्रांसक्रिप्शन करती हैं बट ट्रांसलेशन नहीं करती, उनको हम बोलते हैं लीडर ट्रेलर सीक्वेंस। तो नॉन कोडिंग के अंदर पहला पोर्शन आ गया इंट्रॉन कॉमा प्रोमोटर्स और लीडर ट्रेलर। सेकेंड नॉन कोडिंग का पोर्शन हो गया स्यूडोजीन। स्यूडोजीन मीन्स जो जीन जैसे दिखते हैं लेकिन फंक्शन नहीं करते, हो सकता है वो डुप्लीकेशन से अराइज हुए हो, लेकिन ये फंक्शनल नहीं होते, इसलिए इनको स्यूडोजीन बोलते हैं। कुछ जीन कुछ टुकड़ों में आ जाते हैं, कुछ पोर्शन उनका डिलीट हो जाता है, ऐसे जीन को हम जीन फ्रेगमेंट बोलते हैं, वो भी नॉन कोडिंग के अंदर आते हैं। तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस ग्रेटर देन 90% है, जो 3 पोर्शन में बना है, इंट्रॉन, प्रमोटर, लीडर ट्रेलर, स्यूडोजीन और जीन फ्रेगमेंट। ठीक है, इंट्रॉन स्प्लाइसिंग से आप इंट्रॉन को अलग कर देते हैं। प्रमोटर जहां पर वो बाइंड करता है, शुरुआत करता है। लीडर ट्रेलर वो सीक्वेंस होती है जो जिनका ट्रांसक्रिप्शन, जो ट्रांसक्रिप्शन तो करती है, ट्रांसलेशन नहीं करती, उनको लीडर ट्रेलर बोलते हैं। स्यूडोजीन ऐसे जीन होते हैं जिनका जो फंक्शनल नहीं होते, डुप्लीकेशन से अराइज होते हैं। जीन फ्रेगमेंट वो होते हैं जिनमें फंक्शनल जीन के कुछ पोर्शन
हट जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, तो ये आप फंक्शन के लायक नहीं होते। ये सारे किस में आते हैं? नॉन कोडिंग में, और इनका पोर्शन ग्रेटर देन 90% होता है। कोडिंग सीक्वेंस लेस देन 10% है, इसका कोई भी पोर्शन नहीं, क्योंकि कोडिंग का मतलब इसका कोई भी टाइप नहीं है, क्योंकि कोडिंग का मतलब एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। ये हुआ हमारा पहला वाला पोर्शन, ठीक है। अब आते हैं हम एक्स्ट्राजेनिक डीएनए में। एक्स्ट्राजेनिक डीएनए मतलब जो जीन और जीन रिलेटेड सीक्वेंस से नहीं बना है, 70 to 80%। इसके दो पोर्शन है, ये रिपीटेटिव सीक्वेंस होंगी। एक्स्ट्राजेनिक का मतलब इसमें रिपीटेशन होगा सीक्वेंस का, तो या तो वो सीक्वेंस मॉडरेटली या हाईली रिपीटेटिव होंगी, या वो यूनिक या लो कॉपी नंबर। अब इन दोनों के लिए ये 100 होगा, तो 100 का 20 to 30% मॉडरेटली या हाईली रिपीटेटिव हो गया। दूसरा पोर्शन यूनिक या लो कॉपी नंबर हो गया, जो 70 to 80% है। मॉडरेटली और हाईली रिपीटेटिव को फिर से हमने दो में डिवाइड किया। एक रिपीट तो है पर फैले हुए हैं, उनको हमने बोला डिस्पर्स्ड रिपीट। अब इन दोनों के लिए ये 100 है, इसलिए 100 का 40 ये हो जाएगा और 60 ये हो जाएगा। ठीक है, अब टाइम खत्म ही होने वाला है, तो हम नेक्स्ट टाइम में इसको करेंगे। अभी जितना इतनी चीजें आप याद रख लो, ठीक है। तो कल इनको डिटेल में हम करेंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। सीडोजीन, जीन फ्रेगमेंट अभी तो मैंने आपको हाईलाइट किया है, और ये चार्ट हम वापस से आएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का पहले क्लियर हुआ कि ह्यूमन जीनोम को, ये जीनोम ऑर्गेनाइजेशन है पूरा, और हायरार्की मतलब आपको प्रोकैरियोट की बतानी है, फिर यूकैरियोट की बतानी है, जिसमें हमने सीधा ह्यूमन का एग्जांपल ले लिया। यूकैरियोट में हमने सीधे ह्यूमन जीनोम का एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं, जब ये हो जाएगा खत्म तो हम आपको मटेरियल भी भेज देंगे। जब ये दोनों हो जाएंगे तो मटेरियल आपको ये पूरा भेज देंगे, ये चार्ट वगैरह सब आपको मिल जाएगा। तो अभी केवल समझना है साइन लाइन क्या है, मटेरियल सारा दे देंगे। तो यहाँ तक